क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की मौलिक इकाई। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. इसका ये है कि रॉबर्ट हुक ने जब वो अध्ययन कर रहे थे एक कॉर्क क्या होता है? कॉर्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क दिखता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप यानी उनके द्वारा बने हुए या बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। प्रकोष्ठों का अर्थ यहाँ पे कक्ष या रूम से लगा सकते हैं। ये खाली खाली जो कोष्ठक से बने होते हैं उनको कोशिका कहा। सेल को कोशिका कहा जाता है। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for a little room. अब आइए अपन देखते हैं। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. Let us find out about cells. इसका अर्थ क्या है? ये जो घटना हुई छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले वैज्ञानिक हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज भी किया जाता है। आइए जानते हैं कोशिका के विषय में और भी। एकक का अर्थ होता है कि अलग अलग एकक होते हैं या अलग अलग एक रूम टाइप के होते हैं एकक, जिनमें और भी क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। तो एकक का अर्थ यहाँ पे रूम से लगा सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो यानी कि सजीव यानी कि जो जीवित हैं, लिविंग हैं, वो किससे बने होते हैं? तो जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने प्याज What are living organisms made up of? Let us take a small piece from an onion bulb with the help of a pair of forceps. We can peel off the skin called epidermis from the concave side or inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary amount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Does it look like figure of figure 2? यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्याज का एक छोटा सा पीस लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अपतल सतह की ओर या अंदर की सतह की ओर उसकी झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच गिलास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली सूखने से बच जाएगी और अव्यवस्थित होने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी डू विद दिस पील, यानी इस झिल्ली से हम क्या कर सकते हैं। तो एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डाल लो। अब वॉच गिलास में रखी झिल्ली की इस
छोटे से पीस को इस स्लाइड पे रख दो। ये ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपको सहायता प्रदान करेगा। अब इस पर एक बूंद सेफ्रेमाइन की डाल लो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाएँ। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। ये आज काफ़ी प्रचलित है, आपके सर ने आपको दिखाया होगा। इसमें पॉजिटिव ऊपर एक तरफ आईपीस ऐसा होता है, क्लिप होती है, कंडेंसर भी होता है, बेस होता है, मिरर होता है, ऐसे करके ये होता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, यानी आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं, बना सकते हैं? क्या यह चित्र क्रमांक 5.2 जैसा दिखाई देता है? इस लाइन का ये अर्थ है। सेल ऑफ एन अनियन पील, जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा प्याज की एक पीस या उसकी झिल्ली का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है जिसमें प्याज की जो झिल्ली है उसके अंदर की कोशिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस कहलाता है। और सेल्स जो इनके बीच का भाग है ये सेल्स कहलाती हैं। हम आगे देखते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं क्या हैं? दीज स्ट्रक्चर्स look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same, regardless of the size of the onion they came from. इसका अर्थ क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। जो हमने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ये सारी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना या शल्ककंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। शल्ककंद को हिंदी में प्याज भी कहते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चला कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, इसमें लिखा गया है। अब मोर टू नो, यानी इसे भी जाने। तो मोर टू नो में क्या लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोर टू नो में लिखा गया है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1662 में लगाया था। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इसका अर्थ क्या है? ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। या कह सकते हैं कि डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की गई है या बताई गई है कि पहले तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा या पता लगाया, फिर ल्यूवेनहॉक ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा या उनका पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस के भीतर ही, सेल्स के भीतर की समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। ये हमारे अंदर भी, सब जीवों के अंदर, सभी लिविंग के अंदर। तो केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद पुरकिंजे इन 1839
coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life, was presented by two biologists Leiden 1838 and Swan 1839. The cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. इसका क्या अर्थ है? J.E. पुरकिंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। दो जीव वैज्ञानिक एम्स लीडेन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में हमें बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे पहुंचाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। फिर J.E. पुरकिंज ने कोशिका के भीतर तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। फिर दो जीव वैज्ञानिक स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो गया। तो ये है मुख्य बात। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscope world. यानी कि आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. Uni यानी कि single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi means many, such as some fungi, plants, and animals. Can you find out names of some more unicellular organisms? Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cell divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. ये इस बात का हमें पता लगाना आसान हो गया है। इसमें जो आसान बात उन्होंने ये बताई है हमें कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे कि अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों को बनाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फंजाई यानी कि कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। एक्टिविटी है यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर देना है जैसे कि ये डू ऑल सेल्स लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, यानी कि क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति में एक जैसी दिखाई देती हैं। और सेकंड, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी है दिखाई देती है। थर्ड, सी कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी, क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है। एंड डी, व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड, इन कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे स्मूथ मसल सेल यानी कि चिकनी पेशी कोशिका, ये पेशी कोशिका है ये वाली। इसके बाद यहाँ पे दी गई हैं ब्लड सेल्स यानी कि दुधित कोशिकाएं। इसके बाद यहाँ पे नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका
अस्थि कोशिका, वही वसा कोशिका, ऐसी कोशिका यहाँ पे दी गई हैं। हम आगे देखते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशीय अमीबा, इसका अमीबा। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड culture for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. तो इसका अर्थ क्या है इस पूरे पैराग्राफ का? Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. आइए समझते हैं इसको क्या करिए है क्या। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। एग्जाम्पल के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन गैस को बाहर निकालना आवश्यक है, यह कोशिका में एकत्रित हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आ जाता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विचलन द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विचलन द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विचलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम उसको आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको यहाँ तक हम हाईलाइट करते हैं। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी विचलन के नियम क्या पर ही आधारित है, क्या उसी के ऊपर उसी से वो बहता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आइए समझते हैं ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या है। ऑस्मोसिस यहाँ लिखा गया है पानी के अणु जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। या जल भी विचलन के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस के बारे में आप समझे और समझते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका क्या अर्थ है? प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। Thus, osmosis in the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। ये तो पहले देखा। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। इस लाइन का अर्थ है। ऑस्मोसिस को आप समझे, ये कम सांद्रता से या ये उच्च सांद्रता से और जहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर होता है तो ऑस्मोसिस या परासरण भी कहा जाता है। हम जल्दी देखते हैं सारी चीज़ें क्या लिखा है यहाँ पे। ये सब आप देख लेंगे, यहाँ पे कुछ खास लिखा नहीं है। यहाँ पे केवल ये बताया गया इस नंबर 1 पे यहाँ पे केवल ये शो किया है। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अथवा जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। इफ द मीडियम surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis, such as solution is known
एज अ हाइपोटिक सोल्यूशन। तो ये आप समझ में आई, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें केवल ये बताया गया है यदि कोशिका को एक पतले विलयन यानी कि कोई द्रव्य में जल जैसे उसमें जैसे पानी में शक्कर कम और पानी की मात्रा अगर ज़्यादा रखी जाए तो जल पराशरण विधि द्वारा कोशिका के भीतर चला जाता है। इसे अल्प पराशरी दावी विलयन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास across the cell membrane in both direction but more water will come into the cell than will leave। हाँ, इसका ये अर्थ है कि पानी जितना निकाला जाता है या पानी के अणु जितने निकाले जाते हैं उससे अधिक वो उनके भीतर आ जाते हैं। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक समान हो जाती है तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन भी कहते हैं, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम हाईलाइट करेंगे दो बार से स्पष्टता आप समझ में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द मूवमेंट गोइंग द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर दैट्स सेम। यानी इसमें जितना पानी निकलता है जितना आता है वो एक समान साइज में रहता है। और ये आपने समझा पूरी process को। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। तो ये क्या था? ये था यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्र है तो जल पराशरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति पराशरणदायी विलयन कहते हैं, यानी कि हाइपरटोनिक तो देखा, ये था अपना ऊपर वाला आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसको मैंने कर दिया है हाईलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है। Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it। इसका सीधा अर्थ ये है कोशिका से पानी अधिक निकल जाता है, लेकिन उसमें पानी उससे अधिक निकल जाता है जितना उसमें पहुंचता है। Therefore the cell will shrink। इसका अर्थ ये है कि इससे जो कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। osmosis के बारे में इन्होंने बताया है कि पराशरण इस प्रकार विषय की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक। अब यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ये क्या है? तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। इसका सीधा ये है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, जैसे कि ये यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यानी कि ये एक कोशिकीय जो जलीय जीव हैं या अधिकांश पादप कोशिकाएं हैं, ये पराशरण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। अपचोस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये बिल्कुल सही बात। पौधों की जड़ों द्वारा पानी या जल का अवशोषण करना पराशरण या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल। Thus diffusion is important in change of gases and water in the life of a cell। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। यानी कि ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी काफ़ी लचीली होती है और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशीय जीवों में कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। Such processes are known as endocytosis।
अब ये एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. इसी को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा जो है वो अमीबा एक वो है, एक कोशीय जीव एक कोशीय जीव है अमीबा। तो ये अपना जो फूड है इसी प्रोसेस के तहत प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस समझे हम, तो हम कहाँ तक समझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। इसके सेल मेम्ब्रेन का लचीलापन कोशिका के भीतर फूड और अदर मटेरियल्स को बाहर से अंदर लाने का कार्य करता है। इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है जो इसी प्रक्रिया के तहत अपना भोजन प्राप्त करता है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना है सेल वॉल 5.2.2। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन have another rigid outer covering called the cell wall. सेल वॉल की जानकारी यहाँ दी गई। तो कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है तो सेल वॉल हो गया। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा। ये सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज तथा यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जब किसी पादप कोशिका में परागशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेलुलोज एक ऐसी कोशिकाएं हैं, जटिल कोशिकाएं हैं ऐसे जो पौधे को एक ताकत या मजबूती प्रदान करते हैं। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or constant contraction of the contents of the cell away फ्रॉम द सेल वॉल। इसी बारे में मैंने पहले बताया आपके लिए कि जब किसी पादप कोशिका में परागशरण द्वारा पानी की हानि हो जाती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हमने समझा कि जब पादप कोशिकाएं में डिफ्यूजन यानी परागशरण की क्रिया के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हम आज यहीं तक समझेंगे। अगले पार्ट में अगला हम आगे का देखने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।